नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज जनता मांगे जवाब के साथ मैं हूं अनंत भट्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा मिश्रा। तो 2014 लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, मैदान सजता जा रहा है। एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस है तो दूसरी तरफ बीजेपी और साथ में तीसरे मोर्चे की कवायद भी। और पूजा, इन सब के बीच मोदी की लहर का असर ऐसा है कि बीजेपी को फिलहाल मुनाफा ही मुनाफा हो रहा है। सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र पंकज शेखर का पार्टी में शामिल होना, फिर दलित नेता उदित राज, उसके बाद रामविलास पासवान का बीजेपी से गठबंधन का इशारा, और अब यूपी की सियासत में उलटफेर के लिए मशहूर दिग्गज कांग्रेसी नेता जगदंबिका पाल का बीजेपी की तरफ झुकाव। बिल्कुल अनंत, और संकेत साफ है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। सवाल ये भी है कि क्या ये मोदी का करिश्मा है। तो बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या ये मोदी की हवा है या फिर सियासी माहौल जब गर्माता है, चुनाव जब करीब आते हैं तो ऐसा होना लाजमी है, या फिर ये चुनावी मौसम का असर है? तमाम पहलू हैं जिनको आज हम खंगालेंगे, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें। खास मेहमानों का पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बिल्कुल। मौसम से सर्दी जा चुकी है और गर्मी ने अपनी तपिश का एहसास कराना शुरू कर दिया है। देश की सियासत में भी गर्मी अब बढ़ने लगी है। पहले जुबानी तीर और रैलियों के ढोल पीटे गए और अब दूसरे दलों के नेताओं और पार्टियों को तोड़ने फोड़ने के राजनीतिक कौशल का व्यू रचा जा रहा है। इसका पहला नमूना लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल रही। लालू ने आरोप जड़ा कि नीतीश उनकी पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। अभी यह मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि लालू और कांग्रेस के सहयोगी रहे रामविलास पासवान ने बीजेपी से गठबंधन का इशारा कर दिया। आरजेडी के साथ में हमारा ग्रीवांसेस बहुत दिनों से रिजर्वेशन चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी हमने हमेशा से कहा कि आरजेडी लोजपा का गठबंधन कायम है, कांग्रेस साथ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। पार्टी के इंटरेस्ट में, जिससे पार्टी मजबूत हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर में जिम्मेवारी सौंपी गई। 2014 लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन इसमें सबसे आगे बीजेपी नजर आती है। 22 साल तक अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे दिग्गज कांग्रेसी नेता गेगांग अपांग को बीजेपी में शामिल करा के मोदी ने नॉर्थ ईस्ट में बड़ा सियासी उलटफेर किया। तो गुजरात कांग्रेस के 5 विधायकों को बीजेपी में शामिल करा चुके मोदी के करिश्मे के आगे शंकर सिंह वाघेला भी घर वापसी की राह देख रहे हैं। इधर सियासी तौर पर अहम यूपी में भी मोदी फैक्टर अपना असर कर रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पुत्र पंकज शेखर भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो दिग्गज कांग्रेसी नेता सांसद जगदंबिका पाल का कांग्रेस में दम घुट रहा है। अब कौन किस समय शामिल होगा, कौन किस समय आएगा, ये तो अभी कहना जल्दबाजी है। जो भी आएगा वो सामने आपके आएगा, कोई भी चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे नहीं आएगा, खुल कर आएगा। जो लोग बीजेपी को इतने लंबे समय तक से गाली दे रहे हैं, चाहे रामविलास पासवान जी हों और चाहे जगदंबिका पाल जी हों, तो ये जो है अवसरवादिता, पद लिप्सा, इससे झलकती है। तो जहां लोग इतना सेल्फ कॉर्नर हो जाए, वहां तो कुछ भी हो सकता। इससे पहले दलित नेता उदित राज की पार्टी इंडियन जस्टिस पार्टी का भी बीजेपी में विलय हो गया है। पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वी.के. सिंह भी मोदी की रैली में शामिल हो चुके हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की पार्टी जीपीपी का भी बीजेपी में विलय हो चुका है। जाहिर तौर पर 2014 की चुनावी जंग से पहले बीजेपी में शामिल होने की लिस्ट बढ़ती जा रही है। वहीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शिकस्त खाई कांग्रेस अपने नेताओं और गठबंधन के साथियों की बयानबाजी में उलझी हुई है, जबकि अपने एजेंडे में ही उलझी आम आदमी पार्टी में शामिल होने वालों की लिस्ट तो बढ़ रही है, लेकिन राजनीतिक कौशल में मोदी केजरीवाल पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। जिया न्यूज रिपोर्ट। तो चुनाव करीब है और सियासी पारा लगातार चढ़ रहा है, और इस सियासी हलचल में गहमा गहमी और पैदा हो रही है नेताओं के इधर उधर आने जाने से। तो तमाम पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा इस मसले पर भी है कि बीजेपी का ये जो कुनबा बढ़ रहा है, इसके
पीछे के आखिर कारण क्या हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। पूजा बताएं कौन बिल्कुल। कौन गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल, आज हमारे साथ हैं केजी सुरेश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और खास करके एनडीए और बीजेपी के बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं केजी सुरेश जी, और साथ ही साथ अरुण त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक, जो कि इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दो खास मेहमान और भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ वो नहीं है। तो सबसे पहले अरुण त्रिपाठी जी के पास ही चलेंगे। अरुण जी, फिलहाल बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आपको लग रहा है, लगातार कुनबा बढ़ रहा है, ये मोदी फैक्टर है या फिर तमाम पार्टियों की तरफ से यहाँ अवसरवादिता, सत्ता लोलुपता, पद लोलुपता, इसे आखिर क्या कहा जाए? मैं आपकी दूसरी बात से ज़्यादा सहमत होना चाहूँगा। महाभारत भी जब हुआ था तो 7 अक्षौहिणी सेना एक तरफ थी और 11 अक्षौहिणी सेना दूसरी तरफ थी। तो संख्या बल के आधार पर ना ही जो है किसी पक्ष के मूल्यों का, उनकी नैतिकता का और उनकी विजय का अनुमान लगाया नहीं जा सकता इतने जल्दी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने बूते पर ही बहुमत लाने की क्षमता रखती है तो इतने सारे कुनबे को जोड़ने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ये बढ़ चढ़ कर दावा कर रहे हैं कि हम तो इस बार 250 नहीं 300 सीटें प्राप्त करने जा रहे हैं। तो फिर ये छोटी छोटी पार्टियों को, तमाम लोगों को अपने कुनबे में लाने की क्या आवश्यकता है? नहीं अरुण जी, क्या नहीं लगता कि यहाँ पर आप सीटों का नजरिया कम और एक संदेश देना ज्यादा जरूरी समझ रही है बीजेपी, की एक संदेश जाए, लोगों के बीच भी जाए, जिससे कि ये माहौल बन सके कि हाँ लहर चल रही है बीजेपी की, लहर चल रही है मोदी की, ये संदेश यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है? बीजेपी जरूर ये संदेश देना चाहती है और रामविलास पासवान के मामले में भी, जिन रामविलास पासवान ने 2002 में एनडीए को इसलिए छोड़ दिया था कि गुजरात दंगे हुए थे और जिनमें नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप थे, अब वो अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रहे हैं, हालांकि वो अभी गए नहीं हैं, तो एक संदेश बीजेपी ये देना चाहेगी कि उनका जो दाग था वो पासवान जी के डिटर्जेंट ने धो दिया है। लेकिन जो दूसरी बात यह है कि पासवान जी क्यों गए हैं, उसके पीछे बिहार की जो सीटों का जो तालमेल का सवाल है वो गंभीर सवाल है। जनता दल यू में जो टूट फूट हो रही है उसके पीछे भी वहाँ के नेताओं की अपनी ज़मीन पर खड़े होने की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो मायने रखती हैं। जगदम्बिका पाल जी भी जो जा रहे हैं वो चुनाव हार रहे थे और यहाँ तक कि विधानसभा चुनाव में भी उनके बेटे को शिकस्त मिली थी, तो पाल साहब चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे, तो कहीं ना कहीं इधर उधर अदला बदली कर रहे हैं। और पाल साहब के साथ ये भी हुआ कि वो मंत्री बनने के आकांक्षी थे। जो आपने भी एक बात का जिक्र किया अरुण जी, वो आपने कहा कि 2002 में यही रामविलास पासवान एनडीए छोड़कर बाहर आ गए थे, लेकिन आज वो ये भी तो दलील दे रहे हैं, उनके बेटे खासकर, कि जब एसआईटी से क्लीन चिट मिल गई, जब कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई, तो एक क्लोज चैप्टर है, मोदी का जो चैप्टर है वो क्लोज चैप्टर है। ये गंभीर बहस का विषय है और वो मामला अभी भी एक तरह से डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और उस मामले पर सिर्फ मजिस्ट्रेट के यहाँ से क्लीन चिट मिली है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बात रोज अखबारों में छप रही है कि मोदी जी की मंत्रिमंडल के एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्री जो है उस मामले में सजा काट रही हैं और वो जबरदस्त रूप से अवसाद की शिकार हैं। ये सारी चीज़ें उनके सरकार के 2 दर्जन अधिकारी अभी जेल में है फर्जी इनकाउंटरों के मामले में। तो गुजरात की कानून व्यवस्था की स्थिति और तमाम जो संदेह की चीज़ें हैं उसको शोर मचा करके समाप्त नहीं किया जा सकता। उनकी सच्चाई अपनी जगह पर है। चलिए अरुण जी, लौटेंगे आपके पास, सीधे हम लोग कर लेते हैं केजी सुरेश जी का। केजी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने अभी अरुण त्रिपाठी जी को सुना, उनके नजर में तो ये मौका परस्ती है, अवसरवादिता है जो नेताओं के आने का सिलसिला बीजेपी में शुरू हुआ है। आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरफ पलड़ा भारी है उस तरफ जो है इस तरह के जो अवसरवादी तत्व हैं वो जाते हैं। लेकिन ये भी उसमें से एक हकीकत निकल के आता है कि इस वक्त जितने गठबंधन ये चुनाव लड़ रही है उसमें सबसे पलड़ा भारी जो है वो नरेंद्र मोदी का है। तो कहीं ना कहीं आकर्षण का वो केंद्र बने हुए हैं कि हाँ शायद ये सत्ता के करीब पहुंच सकते हैं, तो इनके साथ जुड़ने से फायदा है। लेकिन इसमें एक और चीज सामने उभर के आती है कि ये अब सिद्धांतहीन राजनीति की तरफ दिखाते हैं। एक तरफ हमने रामविलास पासवान को देखा 2002 के दंगों के बाद किस तरीके से वो सिद्धांत का जो है बहुत बड़ा एक नाटक कर वो निकल कर आए थे, और आज जो सेक्युलरिज्म का झंडा परचम
लहराते हुए घूम रहे हैं नीतीश कुमार जी, वो उस वक्त 2002 में उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी के गुजरात में जाके नरेंद्र मोदी को तारीफ की, ये आपने और हमने देखा है। तो ये जो है सेक्युलरिज्म का स्लोगन जो है, ये एक कोरा स्लोगन है, कहीं भी एक आर्टिकल ऑफ फेथ नहीं रहा है इन राजनीतिक दलों के लिए। इनके लिए मौका परस्ती, इनके लिए अवसरवादिता। ये जानना चाहेंगे आपसे केजी सुरेश जी, उदित राज शामिल होते हैं बीजेपी में, अपनी पार्टी का विलय करते हैं बीजेपी में। इसके अलावा रामविलास पासवान की अटकलें अब करीब करीब अपने अंजाम तक पहुंचने वाली है। बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कभी से ये नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा वो दलित की हितैषी रही है। इसके बावजूद भी ये तमाम नेता शामिल हो रहे हैं एनडीए में। तो क्या माना जाए, ये किस तरीके की राजनीति यहाँ पर हो रही है? ये क्या आयाराम और गयाराम की राजनीति नहीं है यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं कि इस वक्त दिखता है कि भाई सत्ता के करीब जो है तो उनको लगता है कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए। ये वो लोग हैं जो पिछले गठबंधन में भी जिनका कोई खास लाभ नहीं रहा है, तो उनको लगता है कि शायद इधर से हम उभर कर आ सकते हैं। आपने देखा होगा उदित राज का कोई राजनीतिक वजूद कभी रहा नहीं है, वो भी आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी के लिए ये केजी सुरेश जी, इससे क्या ये संकेत नहीं मिलता अगर बीजेपी को लेकर अवसरवादिता हो रही है यहाँ पर, तो यानी कि जो लोग आ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अवसर नजर आ रहा है। इस मायने में तो जो एक बात उठती है कि क्या वाकई कोई मोदी फैक्टर है, तो इस मायने में तो ये बात कही जा सकती है कि उन्हें अगर अवसर नजर आ रहा है तभी वो शायद जा रहे हैं। बिल्कुल। हेलो, बिल्कुल केजी सुरेश जी, आनंद जी ने जो सवाल किया, रामविलास पासवान जोड़ना भी चाहूंगी इसमें कि रामविलास पासवान इसके लिए जाने भी जाते रहे हैं। रामविलास पासवान सत्ता की हवा, सत्ता का रुख जो है वो आसानी से पढ़ लेते हैं और जिधर इसकी हवा होती है उधर का रुख करना बखूबी जानते हैं। जी बिल्कुल, मैं यही बात बता रहा हूं। मैंने कहा कि कोई अब सेक्युलरिज्म कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांतहीन राजनीति है। आज ये जो पूरा गठबंधन, चाहे वो यूपीए का आपने देखा, एनडीए का देखा, ये सब लोग वहीं जा रहे हैं सत्ता के करीब, चाहे वो कांग्रेस के पास रहे हो या बीजेपी के साथ रहे हो, वहां कहीं भ्रष्टाचार उनको नहीं दिखा यूपीए में। जी अरुण जी भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सुरेश जी आपके पास लौटेंगे, अरुण त्रिपाठी जी भी कुछ कहना चाहते हैं। अरुण जी बोलिए। जी, पूजा जी ने एक सवाल किया और वो बहुत अच्छा सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की हितैषी नहीं मानी जाती रही है, और लेकिन जो है जिस तरह से रामविलास पासवान जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये बात ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सामाजिक चरित्र है वो बहुत कुछ बदला है, और ये तमाम राजनीतिक विश्लेषकों को, तमाम पत्रकारों को इस बात को गौर से देखना चाहिए और उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये बात बार बार कही जाती थी, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से प्रेरित एक पार्टी कि वो पिछड़ी जाति के व्यक्ति को शीर्ष पद के लिए कभी दावेदारी नहीं सौंपेगी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ी जाति के नरेंद्र मोदी को सत्ता की दावेदारी सौंपकर बहुत बड़ी सामाजिक बदलाव की बात की है, और उसका आकर्षण, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। जी अरुण जी आपके पास लौटेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे साथ एक और खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता अतुल शाह मुंबई से इस चर्चा में शामिल हो गए। अतुल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात आपके कुनबे को लेकर हो रही है कि बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है। सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि इसे मौका परस्ती के नजरिए से देखा जाए, जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनकी, या फिर इसे मोदी फैक्टर के नजरिए से देखा जाए। सवाल यहाँ पर यह भी है, क्या बीजेपी को अपने बूते 272 प्लस आने का उम्मीद नहीं है, जो बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही है, जिसके लिए अभियान भी चलाए जा रहे हैं? सवाल वो नहीं है सर, सवाल ये है कि इतने सालों तक जो अपप्रचार बीजेपी के विरोध में होता रहा, ये सेक्युलरिस्ट, सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म की बात करते रहे, आज सारे नेताओं को समझ में आए, चाहे वो पासवान जी हो, चाहे वो दूसरे नेता हो। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का काम किया है, और विशेष करके नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है, जो सारे हिंदुस्तान को उसका अभी तक परिचय हो गया है,
और कोई भी राज्य और गुजरात के अतुल जी नीतीश जी क्यों छोड़कर चले गए, फिर जेडीयू क्यों अलग हो गई? अगर मोदी जी की स्वीकार्यता इतनी है, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी को लेकर जो एक जनता में एक नजरिया बन रहा है, उनको लेकर जो एक विश्वास पनप रहा है, और पासवान जी भी उसके अंदर आ रहे हैं, तो फिर नीतीश क्यों छोड़कर चले गए, जेडीयू क्यों अलग हो गई? देखो, नीतीश जी को ओवर एम्बिशन हो गया। नीतीश जी को लगा कि मीडिया ने उनको उठा दिया है, अब प्रधानमंत्री वो ही बनेंगे। उनके वो सपने ने ये उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं तो नीतीश जी और जनता दल यू was a very formidable ally of भारतीय जनता पार्टी। लेकिन रामविलास पासवान को शामिल करके क्या फायदा होगा? अतुल जी, सवाल ये भी है और यहाँ पर बात ये भी है कि अगर बिहार की राजनीति की बात करें तो 3 अहम चेहरे वहां पर जाने जाते हैं, लालू, नीतीश और उसके बाद पासवान की, हालांकि अभी की अगर बात करें उनकी राजनीतिक स्थिति वहां पर अच्छी नहीं है। अपने वजूद को फिर से वो खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी के साथ जाना उनके लिए अच्छा होगा, एक बार फिर से उन्हें ये लग रहा है। तो यहाँ पर ये नहीं माना जाए कि बीजेपी भी इसी ताक में है कि जो एक सभी लोगों को जोड़ने की कवायद है वो भी यहाँ पर फुलफिल हो जाए और आप दलितों की हितैषी भी बनकर उभरे। देखो, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पास एलाई नहीं आते हैं, और जब एलाइज आते हैं तो आप कहते हैं कि बीजेपी वो एलाइज को क्यों कॉम्प्रोमाइज कर रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स में मानते हैं। उन्होंने जो बात करी वो 6 करोड़ गुजरातियों की बात कही, उन्होंने ये कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। इसलिए ये तो सारे आज कोalition की राजनीति हो गई है। आज एक दल को पूरी पक्की सत्ता आने के लिए मुश्किल हो रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की इस बार का अनुमान बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है, मगर हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। ये देश को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं मोदी जी, इसलिए उस विकास की गंगा में जो कोई हमारे साथ आएगा उसको हम शामिल करेंगे। लेकिन पासवान जी को जोड़कर क्या फायदा होगा अतुल जी? 2009 में तो बिल्कुल कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा था। जो मास्टर स्ट्रोक नीतीश कुमार ने खेला था उसके बाद 2009 में तो उनके हाथ कुछ नहीं लगा था। तो पासवान को शामिल करके क्या फायदा? नहीं, आजकल मास्टर स्ट्रोक कितने गलत हो जाते हैं। आज शिवानंद तिवारी जी ने ही इनके मास्टर स्ट्रोक की बात कर दी कि ये रिबेलियन जो आरजेडी का ये नीतीश कुमार ने करा। ये कौन से टाइप की राजनीति नीतीश कुमार जी कह रहे हैं? और एक तरफ मोदी जी के बारे में बोलते हैं, मगर आपका क्या? आप जो अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस आपने शुरू किया नीतीश कुमार जी, देश की जनता आपको देख रही है। और पासवान जी, जहां तक पासवान जी का सवाल है, आज पासवान जी एक देश के बड़े नेता है और वो हमारे साथ आते हैं तो उसका जरूर हमको लाभ होगा। चलिए, और आते हैं आपके पास अतुल जी, लौटते हैं आपके पास, सीधे रुख कर लेते हैं अरुण त्रिपाठी जी का। अरुण जी, सवाल ये है कि रामविलास पासवान अगर जुड़ते हैं बीजेपी के साथ, गठबंधन अगर होता है, तो क्या उसका इम्पैक्ट बाकी दलों पर, जो सो कॉल्ड सेक्युलर फोर्सेस हैं, उन पर पड़ेगा? खासकर मैं यहां पर बात करना चाह रहा हूं उन दलों की जो तीसरे मोर्चे का झंडा बुलंद किए हुए हैं। क्या वहां पर भी कोई डेंट हो सकता है? और ये स्थिति मैं चुनाव के बाद की कह रहा हूं, चुनाव से पहले शायद ना हो, लेकिन क्या परिस्थितियां चुनाव के बाद बदल सकती हैं? क्या बीजेपी उस नजरिए से, उस एंगल से चीजों को सोच रही है, गढ़ रही है? नहीं, देखिए, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक विमर्श रहा है और खासकर धर्मनिरपेक्षता के विमर्श पर वो बहुत कठोर हमला करती है और फिर उसकी जो सीमा रेखाएं हैं उनको वो ध्वस्त करती है और फिर उसकी कोशिश रहती है कि कई धर्मनिरपेक्ष नेता हमारे पाले में आ जाएं ताकि हमारी जो गैर धर्मनिरपेक्ष छवि है वो धर्मनिरपेक्षता की तरफ चली जाए। यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज चाहूंगा कि जब धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, सांप्रदायिकता की बात आती है, अगर हम सियासी घटनाक्रम को देखें, चीजों को देखें, गठबंधन की सियासत को देखें, क्या आपको नहीं लगता कि ये सुविधा की सियासत ज्यादा हो गई है? जब जैसे चाहा चीजों को परिभाषित कर दिया, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता हो, चाहे वो सांप्रदायिकता हो। जो पासवान 2002 में बीजेपी को सांप्रदायिक बताते हुए अलग हो जाते हैं, आज उनकी नजर में सांप्रदायिकता कोई मसला नहीं है। जिस धर्मनिरपेक्षता को लेकर तमाम सवाल उठते हैं, आज वो धर्मनिरपेक्षता अपनी सुविधा के हिसाब से चीजों को यहाँ पर ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है शायद। नहीं, मैं सुविधा भी है और घटनाएं भी हैं।
1992 की बाबरी मस्जिद विध्वंस की जो घटना है वो भारत के आज़ाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी सांप्रदायिक घटना है और उसका दाग भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माथे पर आज भी लगा हुआ है। आडवाणी जी के माथे पर लगा हुआ था और इसलिए आडवाणी जी जब भी जो है वो एनडीए या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो आडवाणी जी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और बाद में भी नहीं बन पाए। लेकिन उसी आडवाणी जी को लेकर जेडीयू ये कहती है कि अगर आडवाणी जी प्रधानमंत्री पद के कैंडिडेट होते तो स्वीकार कर लेते। इसी तो तरह बात तो वही आ रही ना, सुविधा की बात आ रही है। मेरी पूरी बात, जो आडवाणी जी पहले कट्टर माने जाते थे आज उसी को लेकर कहा जाता है कि वो हमें स्वीकार। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो आरजेडी ये दावा करते थे लालू प्रसाद यादव कि हमने आडवाणी का रथ रोका, जब आडवाणी जी को दरकिनार किया जाता है पार्टी के अंदर से तो वही लालू प्रसाद यादव उनकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं। आडवाणी जी ने कोशिश की थी लिबरल बनने की और जो है पाकिस्तान जाकर के जिन्ना को भी रास नहीं आई, जिन्ना की समाज जिन्ना की मजार पर जाकर बातें कही थी वो तो धर्मनिरपेक्ष ताकतों को भी रास नहीं आई। चूंकि इतनी बड़ी घटना के नेतृत्व में वो शामिल रहे हैं इसलिए लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन रामविलास पासवान के शामिल होने की घटना को मैं थोड़ा बहुत 1998 में जॉर्ज फर्नांडीज के एनडीए में जाने की घटना से जोड़ सकता हूं। क्योंकि जॉर्ज फर्नांडीज उसी नजरिए से सवाल पूछा है क्या उसका इंपैक्ट होगा, क्योंकि जेडीयू उस समय बीजेपी के साथ जुड़ी थी जिस समय बीजेपी को अछूत कहा जाता था। जॉर्ज फर्नांडीज ने बीजेपी की लिबरल इमेज बनाने में मदद की थी और उन्होंने कहा था कि हम 1992 को कब तक ढोएंगे। उसी तरह से रामविलास पासवान भी बीजेपी की लिबरल इमेज बनाने की कोशिश जरूर करेंगे, कहेंगे कि 2002 को हम कब तक ढोएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के फ्रिंज एलिमेंट्स को, छोटी छोटी पार्टियों को और जो एक तरह से अकेले पड़ गए तमाम नेता हैं उनको अपने साथ जोड़ करके अपनी इमेज को लिबरल बनाने की कोशिश करेगी। और भाजपा के सामने ये बहुत कठिन चुनौती है कि अपनी छवि को लिबरल कैसे बनाए, जबकि मोदी जैसे कट्टरवादी छवि के व्यक्ति उसके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की चुनौती में कई सहायक हो सकते हैं। रामविलास पासवान वो ममता बनर्जी की भी के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, अन्य लोगों के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जगदम्बिका पाल को भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस तरह से जो है वो सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की जो डिबेट है उसको एक तरह से गड्ढ करके और एक नया डिस्कोर्स खड़ा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये उसी दिशा में किया जा रहा प्रयास है। बिल्कुल। तो अब अपने दर्शकों को बता दें कि चंदन यादव कांग्रेस नेता जी भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में शामिल हो गए। चंदन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, क्या ये मोदी का इफेक्ट है? और एक और खबर जो कांग्रेस के लिए बुरी हो सकती है, जगदम्बिका पाल जो कि पिछले 30 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा ये आ रही है कि हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि अभी उन्होंने खुलकर ये बातें नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के लिए क्या ये बड़ा झटका होगा? देखिए, आपने जगदम्बिका पाल के लिए खुद ही कहा है कि स्पेकुलेशन है, अभी तथ्य बाहर निकल करके नहीं आई है। राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हो चुकी है, योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो चुकी है। नहीं की गई है, इसकी पुष्टि नहीं की गई है, इसलिए मैं इस पे और ज्यादा कहने में असमर्थ हूं अभी कि ये तो स्पेकुलेशन पे कांग्रेस पार्टी क्या बयान दे। उनकी जो बातें हैं, वो जो कह रहे हैं वो बहुत मायने रखती है। वो ये कह रहे हैं कि पार्टी में मुझे किनारे रखा गया, जो मुझे सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिला और बहुत दिनों से मुझे दरकिनार किया जा रहा है। ये सभी बातें वो कह रहे हैं। नहीं, देखिए, पार्टी में बहुत नेता हैं, उनके बहुत एस्पिरेशन है, तमाम लोगों के एस्पिरेशन है, लेकिन राजनीति एक पेशेंस का चीज़ है और मुझे लगता है कि इसको आगे आने वाले दिनों में सब ठीक हो जाएगा। इसलिए अभी स्पेकुलेशन पे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जो आप ओवरऑल बड़े पिक्चर की बात कर रहे हैं कि मोदी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, मैं आपको थोड़ा सा अतीत में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो उसके 24 दल उनके साथ थे। आज के तारीख में अभी तक मोदी जी के पास यानी भाजपा के पास सिर्फ 2 सहयोगी दल हैं, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, और इनकी 5 राज्यों में सरकार है। सिर्फ 5 राज्यों में। आप शायद आरपीआई को भूल रहे हैं, आप शायद जनहित कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में भूल रहे हैं। नहीं, अभी और जो चर्चा है रामविलास पासवान की है एलजेपी की, आप शायद उसको भूल रहे हैं। दिगांग अपांग को आप भूल रहे हैं, चंद्रशेखर जी के पुत्र को आप शायद भूल रहे हैं। ये वो फहरिस्त है जो लगातार बीजेपी में आई है, इसलिए सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या स्वीकार्यता बढ़ रही है, क्या मोदी फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना, देखिए ये सब जो आपने राज को भी भूल रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल दिए ना, ये इंडिविजुअल्स हैं जो पार्टी में, ये पार्टी नहीं आप इसको कहेंगे, आप इंडिविजुअल उदित रामविलास पासवान तो बाकायदा पार्टी है। अभी उनका अलायंस नहीं फॉर्मलाइज हुआ है, ये अभी बातचीत अगर हम लें आपके तथ्य, आज मैंने क्या बोला, आज के तारीख में अभी तक
उनके पास सिर्फ 2 अलायंस है। आप आगे होगा क्या होगा ये कल कौन जानता है, राजनीति में अनिश्चितताओं का खेल है, तो आप कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। लेकिन अभी जो फैक्ट है कि दो ही सहयोगी दल है। देखिए, और मैं कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की 5 राज्यों में सरकार है और ये अब तो 29 राज्य हो जाएंगे तेलंगाना को लेकर के। आप नहीं, आप देखिए, तो मेरा एक छोटा सा सवाल और मेरी सुन लीजिए। देखिए, अनिश्चितताओं का खेल आप बता रहे हैं, तो उस अनिश्चितताओं के खेल में क्या मोदी बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं ना, आप तथ्य सुन लेना। देखिए, रेटोरिक्स में जाने से कोई फायदा नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि कहां से आएगा। देखिए, सीट तो 543 है, 5 राज्यों में सरकार है और 15 राज्य में बीजेपी का नाम लेवा नहीं है। बात करें फैक्ट की, बात कर लेते हैं। जो जिन 2 पार्टियों का भी जिक्र हम कर रहे हैं, रामविलास पासवान जो कि एक बड़े दलित नेता बिहार के माने जाते हैं, आरजेडी के साथ रहे हैं और बहुत कोशिश की गई कि कांग्रेस के साथ हो जाए गठबंधन, लेकिन नहीं हो पाया, जो कि वो भी ये कह रहे हैं। उदित राज जो ये लगातार कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो भी थी वो कांग्रेस ने नहीं किया पिछले 10 सालों में। अब ये दोनों बड़े दलित नेता बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए के साथ जा रहे हैं, क्यों नहीं कांग्रेस रोक पाई है? नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं जा रहे हैं, अभी तक गए नहीं हैं। औपचारिक ऐलान होना नहीं, बाकी है। रामविलास पासवान की पार्टी की बात है, उदित राज शामिल हो गए हैं। उदित राज वन इंडिविजुअल पार्टी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जी। और तमाम देखिए नेता जा रहे हैं, लेकिन जो आम जनता है, जो आम शोषित वर्ग है समाज का, वो कांग्रेस के साथ खड़ा है, क्योंकि वो देख रहा है, वो देखा कि यूपीए ने 10 साल में ऐसे क्रांतिकारी कदम शायद इसलिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में, शायद इसलिए 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को दलित शोषित वर्ग का साथ नहीं मिला। शायद जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, पहले जाएंगे हम, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते, उत्तराखंड जीते जी। अब 2004 में भी हम पिछड़ा, अगर आप 2004 और 2009 की बात करें तो हम इन राज्यों में भी हारे थे। तो ये लोकसभा का चुनाव एक अलग होता है, स्टेट का इलेक्शन अलग होता है। आप दोनों को एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते। चलिए चंदन जी लौटते हैं आपके पास। अतुल शाह जी कुछ कहना चाहते हैं। अतुल जी कहिए अपनी बात। सर, मेरा ये कहना था, कांग्रेस को जिस तरह से एनालिसिस करना है वो करने दीजिए। उनको लगता है कि ये गए, ये नहीं गए। सवाल यहाँ महत्व का ये है कि आज बेसिक जो कांग्रेस की कुटिल राजनीति रही है, सेक्युलरिज्म और कम्युनलिज्म को जिंदा रखना, सूडो सेक्युलरिज्म को अपनाना, आज मोदी जी सारे हिंदुस्तान में 45,000 किलोमीटर घूम के आए हैं, 78 पब्लिक मीटिंग ली है। आज उनकी मीटिंग हर एक जगह पर रिकॉर्ड मीटिंग हुई है। सारी देश की जनता, उनका जो विचार है, उनकी जो डेवलपमेंट की बात है, कांग्रेस अभी भी वही उनकी जूनी राजनीति में लोगों को लड़ाना, किसी को सेक्युलर कहना, किसी को कम्युनल कहना। अब एक एक नेता को समझ में आ गया है, ये हम इसके बोगी में इतना नहीं, अल्पसंख्यक लोगों को भी जो डराना। और आज अल्पसंख्यक लोग भी बड़े पैमाने, वो बैकवर्ड हो, अल्पसंख्यक हो, कामगार हो, महिलाएं रोज टीवी पर देख रही हैं कि किस तरह का काम गुजरात में हुआ है और किस तरह के मोदी जी के विचार सारे हिंदुस्तान में। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में तमाम रैलियां वो रोज कर रहे हैं, लेकिन रैलियों में उनका क्या एजेंडा है, वो किस तरीके से देश को आगे ले जाएंगे, अल्पसंख्यकों के लिए क्या उनकी नीति है, बेरोजगारी दूर करने के लिए वो क्या करेंगे, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो क्या करेंगे, इन तमाम पहलुओं पर खुलकर अपनी राय वो नहीं दे रहे हैं। सिर्फ कोरी भाषणबाजी करने से, भीड़ जुटा लेने से ऐसा जरूरी नहीं कि वो वोट बैंक में तब्दील हो जाए। इकोनॉमिक समिट को एड्रेस किया है, उन्होंने सारे रिफॉर्म्स की बात की है, टैक्सेशन के बारे में बात किया है, अनेकों और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा दल है और भारतीय जनता पार्टी में एक चलिए अरुण जी कुछ कहना चाहते हैं। अरुण जी बोलिए, हर एक चीज की पॉलिसी के बारे में। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे डॉक्यूमेंट के साथ आ रही है। अतुल जी थोड़ा सुनिए, पूजा ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि इतने किलोमीटर यात्राएं करने से, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करने से कोई जरूरी नहीं कि वो चीजें वोट में तब्दील हो जाएं, और जो वो विमर्श कर रहे हैं उनमें किसी चीज की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। मुझे रामचरितमानस की एक लाइन याद आ रही है कि चलई बहुत सो वीर न होई। तो तमाम लोग बहुत लंबी लंबी यात्राएं कर लें, बहुत भीड़ जुटा लें,
लेकिन भारतीय राजनीति के जो बुनियादी मुद्दे हैं, विकास कोई गूंगे का गुड़ नहीं है कि उसे उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, या सेकुलरिज्म कम्युनलिज्म भी कोई इस तरह की अबूझ पहेली नहीं है। भारतीय राजनीति उसके विमर्शों में लगातार उलझी हुई है और उसकी तमाम व्याख्याएं हो रही हैं। उस पर खाली सपाट बयानी जो है ब्लैक एंड व्हाइट करने से और जो है खाली ये कहने से कि कुछ लोग लांछित कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आपका विकास कांग्रेस के जैसा ही विकास है तो जो है आप अलग कैसे हैं, आप बताइए। आपका विकास अगर आपका जो है जो विजन डॉक्यूमेंट जारी होता है उसमें कहा जाता है कि चिदम्बरम जो करते रहे हैं, मनमोहन सिंह जो करते रहे, हम भी वही करना चाहते हैं, तो फिर आप अलग कैसे हैं, आपका विकास अलग कैसे होगा। देश के नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो मजदूर जो है वो छटनी के शिकार हैं, उनकी सामाजिक सुरक्षा, उनकी आर्थिक सुरक्षा कैसे होगी, इस बात को मोदी जी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं अपने किसी भाषण में। बिल्कुल तमाम पहलू हैं अरुण जी, तमाम पहलू हैं, तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। भले ही बीजेपी में लोगों के आने का सिलसिला जारी है, दलों के जुड़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल तमाम यहाँ पर हैं। और एक अहम सवाल जो हम छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये भी उठेगा कि बाकी दल जो बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, अब बीजेपी दलों से गठबंधन कर सकती है, लेकिन वो दल किसको टिकट देंगे ये बीजेपी तय नहीं कर सकती। सवाल यहाँ पर यह भी उठेगा, अगर दागियों को, बाहुबलियों को, भ्रष्टाचारियों को टिकट मिलते हैं ऐसे दलों के नेताओं के जरिए, ऐसे दलों के जरिए, तो क्या मोदी जो बात कह रहे हैं लगातार भ्रष्टाचार को मिटाने की, जो बात लगातार वो कह रहे हैं कि राजनीति की भी सफाई होनी चाहिए, जो बीजेपी कह रही है कि शुचिता उसका परम धर्म है, क्या वो चीजें एक साथ बीजेपी समाहित कर पाएगी, कैसे अपनी बातों को जस्टिफाई कर पाएगी, ये भी अहम सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पहलू को भी छुएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जनता मांगे जवाब और आज चर्चा हो रही है बीजेपी के बढ़ते कुनबे की। सवाल ये है, क्या ये मोदी फैक्टर है या फिर नेताओं के और दलों की मौका परस्ती। बिल्कुल, और आज इसी मसले पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मोदी का प्रभाव बढ़ रहा है या फिर यहाँ पर जो तमाम पार्टियां हैं वो अवसर तलाश रही हैं और एक अवसर उन्हें यहाँ से नजर आ रहा है। मोदी की लहर की अगर बात हो रही है तो हो सकता है कि अगर मोदी के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी चुनावी वैतरणी भी पार हो जाए। अनंत, सीधे हम रुक करेंगे केजी सुरेश साहब का। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, उनसे बातचीत अभी इस दौरान नहीं हो पाई है। सुरेश जी, सवाल यहाँ पर ये है कि आप मान लीजिए दल भी जुड़ जाते हैं और तमाम नेता भी बीजेपी के साथ जुड़ते हैं, अब इसका इम्पैक्ट आप क्या देखते हैं? क्या इसका इम्पैक्ट इस रूप में सामने नहीं आ सकता कि बीजेपी के अंदर अंदरूनी फूट हो, अंदरूनी कलह को जन्म मिले? क्योंकि अगर नेताओं की और सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ नेता ऐसे भी होंगे बीजेपी के अंदर जो इस गठबंधन से, ऐसे गठबंधन से खुश ना हो, कुछ हो सकता है कि नेताओं को ये लगे कि उनका हक मार लिया गया। क्या ये केवल इसको एक गुलाबी पिक्चर ही प्रस्तुत करता है या फिर बीजेपी के सामने समस्याएं भी इससे खड़ी होंगी? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो कह रहे हैं कि जब नए नए लोग जुड़ते हैं, नए दलों का विलय होता है, तब ये संभव है कि पार्टी के अंदर मतभेद हो, जैसे रामविलास पासवान को लेकर बिहार यूनिट में जो है मतभेद है। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस वक्त पार्टी के सामने एक ध्येय बन गया है कि सत्ता में आना है और उसमें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आना है, तो काफी हद तक जो है पार्टी में कहीं ना कहीं अकोमोडेशन और एडजस्टमेंट का एक प्रक्रिया जरूर जो है प्रयास रहेगा। मुझे नहीं कोई बहुत बड़े रूप में, क्योंकि बीजेपी में एकाध अपवाद को छोड़कर बाय एंड लार्ज एक संघ का भी प्रभाव रहा है, एक अनुशासन का एक माहौल रहा है, तो ऐसे में कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन एक विजय, क्योंकि उनको इस वक्त लगता है कि ये एक जीतता हुआ मोर्चा है, तो इसमें इस वक्त हटने का मुझे नहीं लगता है कि। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं अतुल शाह जी का। अतुल जी, आप ये लगातार स्थापित करने में लगे हैं इस चर्चा के दौरान कि बीजेपी को लेकर एक बहुत अच्छा माहौल है, बीजेपी की लहर है, मोदी का फैक्टर काफी काम आ रहा है, मोदी की बातों से लोग प्रभावित हैं, उनके समर्थन में लोग हैं। सवाल यह है कि अगर इतनी सब कुछ चीजें दुरुस्त हैं तो बीजेपी के अंदर की जो बातें हैं वो भी तो दूसरे रूप में सामने आ रही हैं। करुणा शुक्ला का हमारे सामने एग्जाम्पल है, वो कांग्रेस में शामिल हो गई। अगर इतना ही सब कुछ माहौल ठीक है तो वो क्यों ये कहने को मजबूर हुई कि हवा भले ही चलती रहे लेकिन मौसम कभी भी बदल सकता है?
देखो ऐसा है कि आज भारतीय जनता पार्टी, ये कोई एक व्यक्तिगत कोई प्रश्न हुआ होगा उसके बारे में मैं अभी उसकी चर्चा नहीं, मैं मोटे तौर पर यह कहना चाहता हूं कि आज का युवक, आज के लोग, आज लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए चुना है कि भारतीय जनता पार्टी है डिलीवर्ड, चाहे हमारे 4 राज्यों अतुल जी, वो डिलीवरी के पीछे लोग आए हैं। और ये हाँ बोलिए अतुल जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, जिस तरीके से ये एक अहम सवाल है और इस सवाल को दरकिनार नहीं किया जा सकता। सिर्फ मोदी फैक्टर, यहाँ पर मोदी फैक्टर के नाम पर आप कुछ भी कर लें, अपने स्थानीय जो नेता जो जमीनी तौर पर काम करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों तक मेहनत करते हैं और चाहते हैं कि उन्हें उनका फल मिले, उस समय आप किसी और को बुलाते हैं, किसी और से गठबंधन करते हैं, किसी और को टिकट दे देते हैं। और यही बड़ी वजह होती है कि पार्टी के अंदर संगठन तौर पर, संगठनिक तौर पर अगर बात करें तो परेशानियां यहां पर पैदा होती है। यही हाल हम अभी बिहार में देखने को मिल रहा है। रामविलास पासवान की खबर अभी पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन उसके पहले ही वहां पर स्थिति ऐसी बन गई है। जगदम्बिका पाल को लेकर भी वहां के जो स्टेट लेवल के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो अभी से ही परेशान है कि अगर ऐसा होता है तो ये सही नहीं है। तो क्या ये जो समस्याएं हैं ये अहम समस्या नहीं है बीजेपी के लिए? देखो, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित लोकतांत्रिक पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णय अपने लोकल यूनिट के साथ बातें करके ही करता है और उसमें भी थोड़ा मतभेद होता है, उसको टैकल करने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। क्योंकि हमारे गली से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की सारी इतनी नीटेड पार्टी है कि हमारा संगठन का ढांचा, आपने अभी बात की पार्टी की स्प्लिट की, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ है कभी। ये कांग्रेस हो, जनता दल हो, जनता पार्टी हो, सारी दुनिया भर की पार्टियां, क्योंकि उनका ये, और फिर एक नेता की पार्टी, वो मुलायम सिंह हो, वो मायावती हो, वो करुणानिधि हो, भारतीय जनता पार्टी में क्या कहना चाहेंगे? मैंने कहा जैसे लोकतांत्रिक ढांचा होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कभी हुआ नहीं है, आप क्या कहना चाहेंगे? साजी की इस बात से मैं यहाँ असहमत हूँ, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति की ही पार्टी होकर के रह गई है। वो उसमें नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, 10 नंबर तक किसी नेता का नाम नहीं है और वो सीधे सीधे मोदी जी का ही नाम सब लोग भज रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कभी रहा नहीं है, इसलिए ये अपने आप में बड़ी आश्चर्यजनक चीज है और भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र पर यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। दूसरी चीज वे कह रहे हैं कि हमारे पार्टी में विभाजन नहीं हुआ, तो ये भी बात देखने की चीज है कि येदियुरप्पा जी अभी कुछ दिनों पहले बाहर गए थे केशुभाई पटेल हैं, और वे फिर लौट के आए। कल्याण सिंह जी बाहर गए थे, कल्याण सिंह जी लौट के आए। कल्याण सिंह जी कोई छोटे मोटे नेता हिंदुत्व के नहीं रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पहले कल्याण सिंह जी ही राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे और शायद अगर वो अलग न हुए होते, कोई दिक्कतें न होती। इसके पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अगर पिछड़े नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार कर लिया होता तो शायद कल्याण सिंह मोदी जी की जगह पे होते। तो ये सारे फ्रस्ट्रेशन, उमा भारती गई थी बाहर। अरुण जी लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर चंदन जी को मैं सवाल करना चाहूंगा। चंदन जी, यहाँ पर 2 सवाल मेरे आपसे हैं और मैं चाहूंगा कि आप बहुत साफगोई के साथ इनका जवाब देंगे। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, हालांकि कांग्रेस लगातार इस बात को नकार रही है कि मोदी की लहर जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल ये, क्या कांग्रेस की जमीन घट रही है? पहली बात। दूसरा सवाल ये कि आप जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को लेकर जो सहयोगी दलों का रुख था, रवैया था, जिस तरीके से टूटे हैं, चाहे वो टीएमसी हो, डीएमके हो, तमाम ऐसे दल हैं जो आपका कुनबा लगातार संकुचित होता चला गया, क्या ये कांग्रेस के ऊपर विश्वास की कमी थी उन दलों की? और जो रामविलास पासवान जी से जुड़ा सवाल है, क्या आपको पासवान जी पर यकीन नहीं था? देखिए, जहाँ तक आपके बड़े सवाल, मैं छोटे छोटे नहीं, एक अगर इसको बड़ा लार्जर सवाल को मैं मानूं तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की साख कहीं घटती तो नज़र नहीं आ रही है। आपने जितने भी नेताओं का नाम लिया रामविलास जी को छोड़ करके, सबने एक बात ज़रूर कही है कि हम भाजपा के साथ, सांप्रदायिक पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। सबने कहा है, चाहे नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, तमाम नेताओं ने इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि हम सांप्रदायिक शक्ति के साथ नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा
उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दिया। ममता बनर्जी हमारी सहयोगी थी, चली गई। देखिए स्टेट, ये सब रीजनल पार्टीज हैं, इनके रीजनल एस्पिरेशन है। जी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और वहाँ पर मान लीजिए बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल में लड़ाई होता है, आमने सामने लड़ाई होती है, तो कहीं ना कहीं स्टेट एस्पिरेशन होते हैं, स्टेट लीडर्स का ये होता है। स्थिति फिर क्यों बन रही है? नहीं, स्थिति देखिए चुनाव के वक्त, चुनाव का जब वक्त आता है तो सब पार्टी अपनी अपनी स्ट्रेंथ आजमाना चाहता है। सबको ये लगता है कि हम क्योंकि देखिए लोकतंत्र में नंबर मैटर करता है। आप जितना नंबर लेके आएंगे, लोगों को लगता है हम उतने सक्षम और उतने पावरफुल होंगे। लेकिन इसकी बड़ी वजह आप ये नहीं मानते कि आपकी पार्टी खुद में ही कॉन्फिडेंट नहीं है? जिस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, एआईसीसी की बैठक में जो कुछ भी हुआ उसमें उम्मीद कुछ और की हो रही थी, लेकिन हुआ कुछ और। वहां पर ये भी एक उस दौरान भी हमने देखा कि कितना विरोध किया। तमाम कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंचे हुए थे, वो लगातार ये कह रहे थे कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या ये आपकी पार्टी का डर नहीं था? और अगर आपकी पार्टी खुद इतनी डरी हुई है तो फिर आपके सहयोगी आपके साथ कैसे आएंगे? देखिए ये व्यवहारिक बातें तो ये है, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, संवैधानिक बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रधानमंत्री को चुनता है। जनता यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है नहीं। और जब राहुल गांधी हमारे कैंपेन को लीड कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं व्यवहारिकता को लेकर के, उनका चेहरा कांग्रेस पार्टी ने सामने किया हुआ है और एक संवैधानिक प्रावधान है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो जितने सांसद आएंगे वो मिलकर इलेक्ट करेंगे। उन्होंने, राहुल जी ने कहा, राहुल जी अपनी जिम्मेदारी से कहाँ पीछे, वो तो संविधान का हवाला देते हुए उन्होंने ये सिर्फ कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट करता है प्रधानमंत्री को, जब अगर मुझे जो भी पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी मैं उसको करूंगा। देखिए हालांकि चर्चा से थोड़ा सा चंदन जी, चर्चा से थोड़ा सा हम भटक जाएंगे, लेकिन अगर उस पहलू को देखा जाए, फिर 2004 के बाद मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और बाकायदा घोषणा करके आप गए थे मैदान में कि मनमोहन सिंह जी के अगले प्रधानमंत्री होंगे। देखिए कांग्रेस पार्टी, अगर अब 15 चुनाव लगभग हो चुके हैं, उसमें से आप ज्यादातर चुनाव में देखिए कांग्रेस पार्टी की ये रणनीति रही है। चाहे कर्नाटक में हम जब चुनाव लड़े तो नहीं डिक्लेयर किया गया था, उत्तराखंड में नहीं, मैं तमाम देखिए कब पार्टी का जो मैक्सिमम ये रहता है कि हम चुनाव के समय, दिल्ली में भी चुनाव लड़ा गया था, राजस्थान में भी, तमाम इस तरह के चुनाव में हम जनरली कलेक्टिव नेतृत्व को प्रेजेंट करते हैं और बाद में एमएलए से पूछ करके जो इलेक्ट होते हैं उनके बाद हमारा चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री तय किया जाता है। तो ये हमारी प्रक्रिया है, ये हमने पार्टी ने उसको इम्बाइब किया है। अब ये मतलब तो देखिए, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए तो कांग्रेस भी करे, तो ऐसी तो हमारी अपनी प्रक्रिया है, हमारा अपना स्ट्रक्चर है, हमारा काम करने का तरीका हमारा है। तो हम जान रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल। चंदन जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि जिस बात को लेकर अगर हम मोदी की बात करें और जब भी मोदी बनाम राहुल की बात आती है तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से बीजेपी में मोदी को एक फोर्स के रूप में प्रेजेंट किया जा रहा है, एक मोदी को एक बाइंडिंग फैक्टर के रूप में देखा जा रहा है, क्या राहुल गांधी वो एनर्जी, वो फोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं कांग्रेस के अंदर? आप एक चीज देखेंगे, भाई साहब ने सही कहा कि ये चुनाव कांग्रेस आरएसएस के साथ लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं। मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है, मैं आपकी सवाल पे बिल्कुल सीधा सवाल है। मैं कह रहा हूं कि मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को विभाजित किया है। उसके कार्यकर्ता में जरूर एक पॉपुलर सेंटिमेंट था, लेकिन उनके जितने भी नेता थे, मैं पीछे जाना चाहेंगे, गोवा में क्या हुआ, सुषमा स्वराज जाएंगी नहीं जाएंगी, अडवाणी जी जाएंगे नहीं जाएंगे, जेटली जी उधर हैं, आनंद कुमार इधर हैं, येदियुरप्पा लेंगे नहीं लेंगे, तो लेकिन राहुल गांधी हमारे नेता एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ नेताओं को ही नहीं एकजुट करते हैं, तमाम देश के कांग्रेस कार्यकर्ता, लेकिन तमाम विरोध के बाद भी आज वो स्वीकार्य नेता है बीजेपी के अंदर, नेताओं में विभाजन कर देता है, नेताओं में लड़ाई करवा देता है। चंदन जी, बहुत स्पष्ट मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कांग्रेस पार्टी में वो नेता रह सकता है जो राहुल गांधी का विरोध करे या सोनिया गांधी का विरोध करे? क्या रह पाएगा वो नेता कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेस पार्टी में आप देखे होंगे, आपको याद दिला दे, बहुत सीधा ऐसा है, मैं सीधा ही मैं आपसे सीधा जी, जितेंद्र प्रसाद ने चुनाव लड़ा था कांग्रेस के चुनाव में, जब कांग्रेस के रहे थे, बाद में वो कमेटी में भी रहे थे। आप एक बात बताइए, महात्मा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी का इतिहास पढ़िए, महात्मा गांधी के खिलाफ भी चुनाव जीते सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी
तो कांग्रेस की एक परंपरा रही है। आप ये गांधी चलिए, परिवार हम कांग्रेस त्रिपाठी जी से यहाँ पे में पूछ और लेते हैं। देश को जी एक जी करता है। त्रिपाठी जी जो मेरा सवाल सीधा चंदन जी से था, जिसके बारे में आप थोड़ा सा इतिहास में भी वो गए। सवाल ये है कि अभी जो मौजूदा परिप्रेक्ष्य है, मौजूदा सियासी माहौल है, इसको हम कैसे इसका आकलन किया जाए कि इसको हम बीजेपी की बढ़ती ताकत के रूप में देखें या फिर कांग्रेस की घटती साख के रूप में देखें? आप किस तरीके से इसको पूरे नजरिए को देखते हैं? एक पहलू यहाँ पर यह भी खड़ा होगा, वो केजी सुरेश जी से हम वो सवाल करेंगे, लेकिन पहले आप अपनी बात कहें। कांग्रेस की ताकत निश्चित तौर पे घटी है और आज कांग्रेस के पास कोई करिश्माई नेतृत्व नहीं है, जिस तरह से भाजपा के पास नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की हम तमाम आलोचनाएं कर सकते हैं कि उनको इतिहास का ज्ञान नहीं है, उनमें बहुत अहंकार है, वो बातचीत में सबका मजाक उड़ाते रहते हैं, सबकी खिल्ली उड़ाते रहते हैं। और राहुल गांधी उसके बरक्स जो है कहते हैं कि भाई हमें विनम्रता से बात करनी है, हमें सरलता से बात करनी का है। एग्जांपल सामने है, लेकिन सलमान खुर्शीद को की उन्होंने आलोचना की है, सलमान खुर्शीद। लेकिन जो कनेक्ट है पीपुल से, वो पीपुल से, जनता से कनेक्ट बनाने में कांग्रेस जो है वो असफल रही है। और कांग्रेस सिस्टम, जिसकी बात रजनी कोठारी जी ने कभी की है कि कांग्रेस एक ऐसी प्रणाली रही है जिसके भीतर तमाम असहमतियां जो है वो समायोजित होती रही हैं और वो मैनेज होती रही हैं। तमाम लोग कांग्रेस से निकल करके भी कांग्रेस के भीतर आते रहे हैं। तो वो जो कांग्रेस का एक सिस्टम था जो कि भारतीय राजनीति की प्रणाली का पर्याय हुआ करता था, वो सिस्टम जो है श्रिंक किया है। और 2 बार जनता ने कांग्रेस को अवसर दे करके उसमें बहुत विश्वास जताया, 2004 में, 2009 में। लेकिन मेरा मानना है, जो लोग बार बार कहते हैं कि ये मनमोहन सिंह के नेतृत्व का कमाल था, मेरा मानना है कि ये सोनिया गांधी के नेतृत्व का कमाल था, जो 10 साल तक वो कांग्रेस को यहां तक लेकर अरुण जी लौटते हैं आपके पास, सीधे हम रुक करेंगे केजी सुरेश जी का। केजी सुरेश जी, इस समय जो मौजूदा सियासी माहौल है और फिलहाल जो मोदी को लेकर एक प्रतिक्रियाएं सियासी तौर पर सामने आती हैं, भले ही लोग जुड़ रहे हों बीजेपी के साथ, लेकिन क्या स्थिति ऐसी नहीं बन रही है कि यहां पर मोदी वर्सेस ऑल होता जा रहा है? नहीं, वो तो माहौल तो है ही इस चुनाव का। इस चुनाव का केंद्रीय जो है मुद्दा वही है, मोदी वर्सेस अदर्स। लेकिन मैं आपको यह भी आश्वासन दिलाना चाहता हूं, ये जो दूसरे जो तथाकथित गैर बीजेपी, गैर कांग्रेसी दल है, जिनको हम तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा ये सब नाम दे रखा है, हमने पिछली बार भी देखा कि इन्होंने जो है टुमकुर में बड़ी रैली की थी, देवगौड़ा थे, वामपंथी दल थे, और आखिर में 2009 के चुनाव के नतीजे अभी आ ही रहे थे कि देवगौड़ा के पुत्र कुमार स्वामी ने अपना मुंह छिपाकर जो है सीधे 10 जनपद में जो है वो घुस गए थे। तो इन लोगों का जो है भरोसे मैं नहीं रुकता हूं। ये जो तीसरे दल के जो लोग हैं, ये सिर्फ मौके के इंतजार कर रहे हैं। जिस वक्त उनको समझ में आएगा कि उनके पास संख्या नहीं है, तो ज्यादा जिसके पास संख्या है वो उसकी तरफ चले जाएंगे, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। तो इसलिए ये शुद्ध रूप से जो है अवसरवादिता है इस चुनाव में। चलिए सीधे हम रुक करेंगे बीजेपी नेता अतुल शाह जी का। अतुल जी, सुना आपने केजी सुरेश जी जो कह रहे हैं कि जिन नेताओं को लेकर एक तीसरे मोर्चे की या तीसरी ताकत की बात हो रही है, उसमें अवसरवादी जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा नजर आती है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी जिन लोगों को अपने साथ जोड़ रही है, जो लोग बीजेपी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उन पर यकीन कैसे कर सकती है बीजेपी? इस बात की क्या गारंटी है कि वक्त के हिसाब से या फिर सिचुएशन के हिसाब से ये लोग बीजेपी के साथ रहेंगे, नहीं रहेंगे? क्या बीजेपी इस बात को लेकर मुतमईन है? नहीं, आपका ये प्रश्न का जवाब देने से पहले में मेरे कांग्रेस के मित्र ने जो बातें की और जो एनालिसिस उनकी पार्टी का किया था, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर हमने प्रोजेक्शन प्राइम मिनिस्टर का किया नहीं किया, मतलब ज़्यादातर वक्त करना, ज़्यादातर वक्त नहीं करना, एक तो ये मतलब एक नीति नहीं है इनकी। और जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है, 9 साल तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। आज करप्शन इतना बड़ा विषय है, वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने की बात कर रहे हैं। ये राहुल गांधी का ब्रांडिंग चल रहा है। इनकी हिम्मत नहीं है कि मोदी जी के सामने उनको वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाए। सवाल ये है, और वो जो दूसरा थर्ड फ्रंट इज अ स्पेन फोर्स। थर्ड फ्रंट का प्रयोग इस देश में अनेकों बार हुआ है। ये जब भी चुनाव आते हैं एक होते, और कल भी उनकी जो मीटिंग में उनके 2 जो दल थे वो मीटिंग में गए नहीं। तो थर्ड फोर्स को तो जनता कभी स्वीकारेगी नहीं। और आप कैसे यकीन कर सकते हैं? अतुल जी, मेरा सीधा सवाल आपसे था कि आप कैसे यकीन कर सकते हैं जो दल आपके साथ जुड़ रहे हैं या फिर आने वाले समय में जुड़ेंगे, यकीन कैसे करेंगे उन पर?
देखो आज राजनीति एकदम बदल गई है जी। जो मैंने पहले ही जवाब में दिया था, सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म की बात सारे हिंदुस्तान के लोगों को समझ गई है। तो नेता भी कितने दिन तक वो बोगी बीजेपी के विरोध में चलाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी अतुल जी समय की कमी है और यहाँ पर चंदन जी की प्रतिक्रिया लेना जरूरी है, क्योंकि कुछ बातें आपने सीधे सीधे कांग्रेस से जुड़ी हुई कही हैं। तो सीधे तौर पर मैं चंदन जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया थोड़ी संक्षेप में दें, क्योंकि समय की कमी है हमारे पास। देखिए अतुल जी को मैं ये बता दूं, धर्मनिरपेक्षता भारत की आत्मा है और जब तक इस देश में बहुतुल्य जनता इसमें विश्वास रखती है, इसलिए ये देश अभी तक धर्मनिरपेक्ष है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब इन्होंने अतुल जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार का इन्होंने हवाला दिया, मुझे तब हंसी आती है कि आप देखिए येदियुरप्पा, नितिन गडकरी, बंगारू लक्ष्मण, तमाम इनके ऐसे नेता हैं। गुजरात के 3 कैबिनेट मंत्री बने हुए, उनमें भ्रष्टाचार। अमित शाह, तमाम ऐसे नेताओं का, बेलारी ब्रदर्स, आप ऐसे मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा जब भ्रष्टाचार और इनको लड़ने का तो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए राहुल गांधी कम नहीं है। राहुल हमारे पास, कांग्रेस के पास एक सोच है, सोच क्या है आपके पास? सोच आपके पास क्या है? राहुल गांधी का क्या विजन है? विजन यही अब है। तक वो खामोश रहे। भ्रष्टाचार का मुद्दा बेहद अहम था, लेकिन उन्होंने कभी अपनी जुबान नहीं खोली। 2 इंटरव्यू भी दिया उन्होंने, लेकिन इस इंटरव्यू में भी जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो सीधा सीधा जवाब नहीं दिया कि भ्रष्टाचार को लेकर उनकी क्या रणनीति अगर वो सत्ता में आते हैं तो। देखिए उन्होंने क्लियर कहा है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भ्रष्टाचार को एक लड़ने के लिए उन्होंने एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसमें कानून में बदलाव, 6-7 कानून है। एक लोकपाल बिल पास हो गया और बीजेपी से तमाम रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि पार्लियामेंट सेशन को बढ़ा करके और जो 6 बिल है उनको भी पारित कराओ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार से लड़ने में ना इनके लिए इनके पास ना विल है, ना इनके पास वो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार से लड़े। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहूंगा, आपको रुकना चाहूंगा यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हुए। जनता मांगे जवाब में आज बस इतना ही। फिलहाल वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी है।